तो नमस्कार, स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास जो होने वाली है बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। आज की क्लास में उनके लिए बहुत ही बेहतरीन माना जाएगा जिनके लिए यहाँ पे सरकार द्वारा ये निर्धारित किया गया है कि यूपी टेट या फिर सी टेट आप लोगों को 2 वर्षों में पास करना है। तो याद रखिएगा, आज की क्लास देखना ना भूलिए, क्योंकि आज की क्लास में हम बात करेंगे यूपी टेट 2026 में होने वाले एग्जाम से संबंधित CDP के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि यहाँ पे कवर किए जाएंगे नोट्स के द्वारा। सभी लोग टॉपिक्स को बारी बारी से नोट्स करी जाइएगा, क्योंकि आज की क्लास में 30 नंबर कैसे लाए जाए और NCERT SCERT बेस पे आधारित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें, जितने भी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर आप लोग PDF ले सकते हैं आज की क्लास का। तो आज बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे वृद्धि और विकास के बारे में। तो याद रखिएगा, जो वृद्धि होती है बाहरी होती है, इतना याद रखिएगा, और जो विकास होता है आंतरिक होता है। ठीक है, आंतरिक बाहरी दोनों होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे अभिवृद्धि के बारे में, यानी ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ होता क्या है, इसके लिए हमने यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे चित्रों के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करेंगे आज की क्लास में। तो यहाँ पे देखिए, जब हमारा शरीर संरचना आकार बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, वृद्धि करते हैं। जिस प्रकार से आप देखते हैं, जब बालक जन्म लेता है तो किस प्रकार से होता है, और बालक जब बाल्यावस्था में पहुंचता है, पूर्ण रूप से चलने फिरने लगता है, तो किस प्रकार से उसकी वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वृद्धि जो होती है बाहरी संरचनाओं का आकार होता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है वृद्धि का स्वरूप कैसा होता है। वृद्धि का जो स्वरूप होता है वो बाहरी होता है, 1 नंबर यहीं तक का आपका बनेगा। दूसरा कह रहा है आपका वृद्धि कुछ समय के बाद क्या है, रुक जाती है। वृद्धि क्या है, कुछ समय के बाद रुक जाती है। जैसे में हम कहेंगे कि शैशवावस्था में जो बालक का विकास होता है बहुत ही तीव्र होता है। कैसा होता है, तीव्र होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कब रुकती है, तो बाल्यावस्था में। कब, बाल्यावस्था में बालक का विकास जो है रुक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जैसे में उदाहरण की अगर हम बात करें तो उदाहरण में आप क्या देख सकते हैं कि लंबाई और चौड़ाई, इससे क्या है, ये आपका बाहरी होता है और ये कभी कभी रुक जाती है और यहाँ पे चलती भी रहती है। यहाँ पे तीसरा हमारा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमारा कह रहा वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं होता है। क्या है, वृद्धि जो है क्रम के अनुसार नहीं होता है। वृद्धि जो है, मान लीजिए ये इसका इस तरीके से चलती रहती है वृद्धि। ठीक है, कभी रुकती है कभी बढ़ती है। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं शैशवावस्था से यहाँ पे लेके वृद्धावस्था तक आप देखेंगे तो शैशवावस्था में वृद्धि क्या है, तीव्र होगी, बाल्यावस्था में रुक जाएगी, किशोरावस्था में तीव्र होगी, फिर वृद्धावस्था में क्या है, रुक जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से होती है। और जैसे में हम बात करेंगे यहाँ पे उदाहरण के लिए, तो उदाहरण के लिए हम बात करेंगे कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका 20 से जो आपका टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भी लगा लीजिएगा। ये चौथा है पॉइंट कि वृद्धि जो होता है दिशाहीन होती है। कैसा होता है, दिशाहीन होती है। वहीं पे अगर हम बात करें 5वां टॉपिक, तो वृद्धि को हम क्या कर सकते हैं, वृद्धि को हम माप कर सकते हैं। क्या है, वृद्धि को हम माप सकते हैं। जैसे में अगर हम बात करें किस प्रकार से माप सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा भार, लंबाई को माप सकते हैं। जैसे भार, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का भार अगर नापना हो तो आप 30 kg तक माप सकते हैं कि इसका वजन जो है 30 kg तक है। लेकिन अगर लंबाई को मापना हो तो आप सेंटीमीटर मीटर में नापेंगे, तो यहाँ पे कहेंगे फुट में। तो यहाँ पे अगर 5 फुट है, व्यक्ति कोई है, तो उसे नाप सकते हैं 5 फुट के हिसाब से। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे छठे पॉइंट पे। तो छठा पॉइंट हमारा करा वृद्धि केवल क्या है, परिणात्मक होता है। एक बात याद रखिएगा, वृद्धि का प्रश्न बनता है कि वृद्धि कैसा है, परिणात्मक है, यहाँ पे गुणात्मक है, या फिर दोनों है। तो वृद्धि जो होता है आपका क्या है, परिमाणात्मक होता है। ठीक है, जिसका हम परिमाण यानी उसको हम माप सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ग्रोथ ओनली यहाँ पे कह रहा है कि इंक्लूसिव। अगर वृद्धि की बात करें यहाँ पे, तो वृद्धि जीव, यहाँ पे जीव कोशिकों पर आधारित सेल होता है, सेलों पर आधारित होता है। सेल मतलब हमारे जो सेल हैं शरीर के, उस पर होता है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं जो शरीर का निर्माण करती हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। जो वृद्धि होती है जीव कोशिकों पर यानी सेल पर आधारित होती है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी क्या है, कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसका निर्माण हमारे शरीर के लिए होता है। वहीं पर 8वें पॉइंट पे बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये करा वृद्धि होने से विकास भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। जैसे में जब कोई आदमी मोटा होता जाता है तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु जरूरी नहीं कि वो मोटा होने से उसका क्रियात्मक भी बढ़े यानी विकास भी हो, ऐसा नहीं होता है, इतना याद रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट है आपका विकास। तो आप लोगों ने देखा वृद्धि को हम देख सकते हैं, माप सकते हैं, और विकास को हम देख नहीं सकते हैं लेकिन माप सकते हैं। किस प्रकार से, आप कहेंगे कि माप कैसे सकते हैं, तो जैसे हमने कुछ सीखा, ये हमारा विकास हुआ, लेकिन हमने कुछ भाषा का प्रयोग करके आपके समझ रखा, तो आपने जिस माध्यम से आपने सुना वो क्या है, आपका वृद्धि है। तो विकास की अगर हम बात करें यानी डेवलपमेंट की बात करें, तो जब हमारे शरीर में मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। जैसे में अगर हम बात करें यहाँ पे विकास का स्वरूप कैसा होता है, आंतरिक और बाह्य दोनों, हमने कहा ना, बाह्य आंतरिक दोनों होता है। जैसे में मस्तिष्क और भाषा ज्ञान, तो मस्तिष्क को हम देख नहीं सकते हैं, क्या है,
देख नहीं सकते हैं, लेकिन भाषा ज्ञान को हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये बाहरी हो गया। अगर वही बात करें दूसरा पॉइंट, विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, आपको यहाँ पे 1 नंबर दे के जाएगा कि विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे में हम कहीं जा रहे हैं तो सीख सकते हैं। ठीक है, आप कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहते हैं। विकास में निश्चित क्रम होता है। ठीक है, आप जितना सीखना चाहेंगे उतना ही सीखेंगे। अभी आपको क्लास मेरी बेहतर लगेगी तो आप देखेंगे, अगर बेहतर नहीं लगेगी तो चले जाएंगे। तो आप देख, निश्चित क्रम होता है कि आप इतना सीखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे उदाहरण के लिए, जब अपना विकास हम जितना करना चाहते हैं उतना हो जाता है, तो मानसिक विकास, सामाजिक विकास हम चाहते हैं तो उतना ही होता है, यानी जितना आप चाहेंगे उतना ही होगा। वहीं पे अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से, विकास की एक निश्चित दिशा होती है। कैसी होती है? निश्चित दिशा होती है, यानी एक तरफ जाता है। ठीक है, डिफाइनेट होता है। अगर वहीं पे अगर हम बात करें 5वें की, तो विकास को हम सीधे माप नहीं सकते हैं। विकास को हम सीधे माप नहीं सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो जब सामाजिक विकास, नैतिक विकास मापन नहीं कर सकते तो केवल क्या कर सकते हैं, मानसिक विकास को मापा जा सकता है। केवल मानसिक विकास यानी बुद्धि लब्धि नापने का आपको अगर सूत्र पता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, विकास परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ऊपर ही देखा आप लोगों ने, विकास कैसा होता है, परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ठीक है, डेवलपमेंट इज बोथ, याद रखिएगा, दोनों होता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें 7वें पॉइंट की, तो विकास संगठनात्मक, यहाँ पे संगठनात्मक तरीके से होता है। जैसे में आप समाज में रहेंगे तो वहाँ पे भी कुछ सीखेंगे। सभी विकास, याद रखिएगा, विकास जो होता है सभी विकास का एक संगठन होता है। जैसे में डेवलपमेंट इन ओरिजिनलिटी जो होता है वो क्या करता है, आपका डिफरेंट टाइप का डेवलपमेंट होता है, जैसे में आप कहीं भी सीख सकते हैं। ठीक है, IQ लेवल की तरफ होता है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 8वें पॉइंट की, तो विकास वृद्धि के बिना संभव नहीं है, संभव है, सॉरी, यहाँ पे विकास वृद्धि के बिना संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, जैसे में यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता, किंतु नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास अवश्य होता है। इतना याद रखिएगा। ठीक है, जो पतले होते हैं वो ज़्यादा तार्किक सोचने वाले होते हैं, इतना याद रखिएगा। फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाइन स्किल मोटर की बात करेंगे, फिर फाइन मोटर स्किल की बात करेंगे। बच्चों में छोटे छोटे ज्वाइंट पर काम किया जाता है, जैसे में उंगलियां, आँखें, जीभ। जो छोटा बच्चा होता है, शिशुअवस्था का बालक होता है, उस पर हम क्या करते हैं, उंगलियों, जीभ और यहाँ पे आँखों का यहाँ पे प्रयोग करके हम सीखते हैं। ठीक है, आगे जैसे में हम यहाँ पे देखिए हाथों का प्रयोग करके सिखाना। ठीक है, कलर का प्रयोग करके उसे आप रचनात्मक बना सकते हैं। कटिंग करके आप सिखा सकते हैं, या फिर यहाँ पे ब्रेकफास्ट यानी चपाती, इस तरीके से आप सिखा सकते हैं किस प्रकार से तोड़ा जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें, जब फाइन मोटर स्किल होती है तो क्या होता है, ग्रोस यहाँ पे आपका डेवलप होता है। तो अब हम बात करेंगे ग्रोस मोटर स्किल के बारे में। इससे याद रखिएगा, बच्चों की पूरी बॉडी पर ध्यान दिया जाता है, जैसे में बड़े ज्वाइंट, जैसे यहाँ पे शोल्डर, हिल्स आदि। जैसे में अगर हम बात करें, जैसे तैरना होता है तो स्विमिंग में रनिंग करना होता है, दौड़ना होता है, आगे हाथ फेर के पीछे पैर मार के। ठीक है, जंपिंग बात करेंगे तो ऊपर हाथ करके नीचे से कूदा जाता है। रनिंग की बात करेंगे तो पूरा शरीर काम करता है आपका। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा, ग्रोस मोटर स्किल में सभी शरीर के पार्ट काम करेंगे, बड़े ज्वाइंट। ठीक है, और जो यहाँ पे फाइन मोटर होता है उसमें छोटे छोटे यहाँ पे ज्वाइंट को बात करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें विकास के सिद्धांत की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, विकास के यहाँ पे सिद्धांत की बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो सबसे पहले आता है आपका समान प्रतिमान का सिद्धांत। प्रिंसिपल आप यहाँ पे यूनिफॉर्म पैटर्न की बात करेंगे। इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का यहाँ पे अनुसरण करती है। जैसे में मानव और हाथी क्या है, ग्रुप में रहना पसंद करती है, और इसका नेतृत्व कौन करती है, हथनी करती है, सबसे बुजुर्ग। ठीक है, 14 से 15 वर्ष की आयु में जो हाथी का बच्चा होता है वो ग्रुप को छोड़ देता है। उसी तरीके से मानव जो है एक समाज में रहना पसंद करता है, आसपास रहते हैं लोग। इसी प्रकार से अपनी अपनी जातियों के अनुरूप विकास होता है। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है आपका विकास का दिशा का सिद्धांत। क्या रखिएगा, विकास की दिशा का सिद्धांत प्रिंसिपल। आप यहाँ पे डायरेक्शन की बात करेंगे तो विकास की दिशा जो होती है सिर से पैर की तरफ चलती रहती है। कहाँ से, सिर से पैर की तरफ चलती है। जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो यहाँ पे मस्तको ध्वमुखी होती है। ठीक है, इसे कहते हैं यानी सिरोमुखी कहते हैं। दूसरी तरफ जब हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाह्य की तरफ होती है तो इसे क्या कहते हैं, समीप, यहाँ पे दुर्मुख याद रखिएगा कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए विकास इस तरीके से होती है। ठीक है, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, फिर बीच से लेके इस साइड से होगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा आप लोग। बाहर की तरफ होता है समीमुख करते हैं। जैसे में अतः हम कह सकते हैं कि विकास क्रमिक होता है। ठीक है, एक क्रम में होता है। बात करेंगे निरंतरता का सिद्धांत, यानी लगातार होने वाला सिद्धांत। ठीक है, अगर विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है,
केवल इसकी गति जो होती है मंद हो जाती है। विकास जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसकी सीखने की गति जो होती है बहुत तीव्र नहीं होती है, कहीं कहीं रुक जाती है। ठीक है, यही होता है सामान्य से विशिष्ट यहाँ पे क्रियाओं का सिद्धांत। ठीक है, हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, पहले यहाँ पे साधारण तरीके से आगे बढ़ता है, फिर कठोर की तरफ आगे बढ़ता है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, ये क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे पूर्वानुमान का सिद्धांत, जो कि आपका 1 नंबर देखी जाएगा आपका एग्जाम में, कह रहा है कि विकास पूर्वानुमान होता है क्योंकि हम पहले से अनुमान लगा सकते हैं कि विकास जो होता है किस दिशा में होगी ज़्यादा। नेक्स्ट आपका एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत की अगर हम बात करें, एकीकरण के सिद्धांत के बारे में बात करें तो बच्चों में एकीकरण का जो गुण पाया जाता है, जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो उसे एकीकरण कहते हैं। जैसे हाथ पैर दोनों एक साथ, जैसे में तैरना, स्विमिंग, ठीक है, उसमें हाथ पैर दोनों एक साथ काम करते हैं, तो ये आपका एकीकरण का सिद्धांत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, यानी 2 व्यक्ति या फिर 3 व्यक्ति जो है आपस में समान नहीं हो सकते हैं किसी भी प्रकार से। ठीक है, बच्चों का विकास व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार चलता रहता है। किसी भी विकास की गति जो होती है तेज कभी 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 होती है। जैसे कोई 2 बालक हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 बालक हैं, कौन है, 2 बालक हैं, ठीक है, ये मान लीजिए मोटा है और ये क्या है, पतला है। तो इस तरीके से क्या है, या फिर ये तीव्र गति से सीखता है और ये निम्न गति से सीखता है, तो विकास एक समान नहीं होता है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे काम और बनाम यहाँ पे रेखी प्रगति का सिद्धांत। इसमें क्या आपको सीखना है, तो विकास कभी भी याद रखिएगा रेखी नहीं होता, मतलब कभी भी सीधा नहीं चलता है। ठीक है, ये कभी गति धीमी हो जाती है, कभी तीव्र होती है। जैसे में ये मान लीजिए यहाँ से आप चलते हैं तो कभी ये इसी प्रकार से नहीं जाएगा, यहाँ से यहाँ पे रुक जाएगी, फिर इस तरीके से बढ़ेगी। ठीक है, इतना याद रखिएगा। यहाँ पे कह रहा है अंतर संदर्भित विकास का सिद्धांत। इसमें देखिए क्या है, कह रहा है कि शारीरिक, माध्यम या बौद्धिक, या पे संवेगात्मक, सामाजिक, अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित पर परस्पर निर्भर करते हैं। किसमें निर्भर करते हैं, यहाँ पे परस्पर अंतर निर्भर करते हैं। विकास की अवस्थाएं की बात करें जहाँ से आपके 1 नंबर देके जाएंगे। ठीक है, विकास की अवस्थाओं की बात करें, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें, स्टेज की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आता है पूर्व प्रसव। ठीक है, प्रसव पूर्व, यानी ये क्या है, 9 महीने से यहाँ पे 280 दिन तक चलता है। प्रसव पूर्व की अवस्था यानी बालक के जन्म से पहले की जो अवस्था होती है ये 280 दिन का होता है। अगर महीने की बात करें तो 9 महीने की होती है। ये अवस्था माता की गर्भाधान से शुरू होती है। याद रखिएगा कहाँ से शुरू होती है, इस बालक की बात करें तो ये इसका जो दिन होता है 280 दिन का होता है, यानी 9 महीने का। और ये कहाँ काम करता है, ये गर्भावस्था में काम करता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे शैशवावस्था की, तो शैशवावस्था जो होती है आपकी स्टेज, ये जन्म से 5 वर्ष चलती है। ठीक है, अब इसकी क्रियाओं की बात कर लेंगे तो शैशवावस्था में क्या क्या आपको देखना है। तो शैशवावस्था की अगर हम बात करेंगे तो इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है, क्योंकि व्यवहार मूल रूप से प्रवृत्तियों पर आधारित है। इसीलिए कहा जाता है कि बालक का प्रथम गुरु कौन होता है, तो माता होता है। कौन होता है, माता पिता होते हैं। वहीं पे अगर हम बात करेंगे दूसरा, इस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होती है कि कौन कैसे है क्या है। ठीक है, इस अवस्था में आत्म प्रेम की भावना होती है, यानी जिससे ज़्यादा खिलाया जाएगा बालक को उसी के साथ ज़्यादा रहता है। दूसरा हम कहेंगे कि इसे खिलौनों की आयु भी कहा जाता है, टॉय एज भी कहा जाता है शैशवावस्था को। इसमें बच्चा अनुकरण करता है, यानी आपकी बातों को दोहराता है ज़्यादा। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका आंतरिक चिंतन अवस्था भी इसे कहते हैं। तो आप लोगों को क्या देखा, शैशवावस्था में ये जो होते हैं 0 से 2 यहाँ पे 5 वर्ष होती है, यहाँ पे कह सकते हैं जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को हम शैशवावस्था में कहते हैं। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पर निर्भर होता है, यानी इसका प्रथम गुरु माता पिता होते हैं। निर्भर होता है, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। मूल प्रवृत्तियों का मतलब होता है हाथ पैर, यहाँ पे आँखों का प्रयोग करके बुलाते हैं आपको। इस अवस्था को जिज्ञासा की अवस्था भी कहा जाता है। इसे आत्म प्रेम की भावना की भी अवस्था कहा जाता है। खिलौनों की आयु भी कहा जाता है। अनुकरण भी कहा जाता है, इसमें होता है तार्किक चिंतन भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था की बात करें तो ये 6 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, बाल्यावस्था 6 से लेकर 12 अवस्था की होती है। और इसमें अगर बात करें तो 4 तार्किक चिंतन की अवस्था इसे कहा जाता है। यहाँ पे आरंभिक स्कूल की स्टेज भी कहा जाता है। बालक शुरुआती क्रम यहीं से शुरू करता है विद्यालय में जाना। गंदी अवस्था भी इसे डर्टी एज भी कहा जाता है बाल्यावस्था को। स्फूर्ति अवस्था भी कहा जाता है, स्मार्ट एज भी कहा जाता है इसे है। खेलों की अवस्था भी कहा जाता है, इसमें बालक ग्रुप में खेलना पसंद करते हैं। इस अवस्था में संग्रहण यानी जुटाने की यानी विकसित करती है प्रवृत्तियों को। ठीक है, इतना याद रखिएगा कि बाल्यावस्था में
6 से 12 वर्ष की होती है, तार्किक चिंतन होता है। आरंभिक स्कूल की एज होती है। गंदी अवस्था भी होती है, डटी एज कहते हैं इसे। स्फूर्ति की अवस्था यानी स्मार्ट एज कहते हैं। खेलों की अवस्था भी इसे कहते हैं। संग्रहण की अवस्था भी इसे कहते हैं, ठीक है, यानी सीखते हैं बहुत तेजी से। इसे आप याद रखिएगा टोली या समूह एज, गैंग एज भी कहा जाता है। इसमें जीवन का अनोखा काल भी माना जाता है। जिस तरफ से आप जोड़ना चाहें उस अवस्था में जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे किशोरावस्था की, ठीक है। एडल्ट की बात करेंगे 6 से यहाँ पे इसे 12 से 13 से 18 यानी 12 कहीं 12 मिलेगा कहीं 13 मिलेगा, लेकिन ये कहाँ तक चलती है, 18 वर्ष तक चलती है, ठीक है। अब इसकी क्या है गुण, इसको जान लीजिए। इसमें क्या है, इसे कठिन काल भी कहा जाता है। कठिन काल इसलिए कहा जाता है कि अपने आगे के भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं। संघर्ष तूफान, आधी तूफान का उलझन की अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे विषम लिंगी की भी बात करते हैं। लड़कों लड़कियों में क्या है, आकर्षण का केंद्र हो जाता है। इस अवस्था में स्वर्ण काल भी कहा जाता है, गोल्डन एज भी कहा जाता है। कौन बनना चाहता है क्या वो यहाँ से बन जाता है। अगर इस अवस्था की बात करें तो वीर पूजा की अवस्था भी कहा जाता है, भावना की, ठीक है। हीरो वर्शिप की बात करेंगे यानी इसमें आगे बढ़ने की जिज्ञासा होती है। इस अवस्था को हम अमूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं। इसमें बालक चिंतन बहुत अधिक करता है। तो आपने देखा कि 12 से लेकर 18 वर्ष की आयु जो होती है किशोरावस्था की होती है। यहाँ पे ये जीवन की सबसे कठिन काल होती है। आधी तूफान, उलझन, तनाव की ये अवस्था होती है। विषम लिंगी अपने सहपाठियों के प्रति होता है। आकर्षण का केंद्र होता है, किसी को कोई पसंद आ गया उस पर बात करता है। ये अवस्था में स्वर्ण काल भी कहा जाता है, गोल्डन एज, किस तरफ आप जाना चाहते हैं। वीर पूजा की भावना होती है, चिंतन की अवस्था होती है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अनुवांशिक और वंशानुक्रम वातावरण की अगर बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हेरिडिटी की बात करेंगे, इन्वॉल्वमेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले हेरिडिटी की बात करेंगे तो इसमें क्या है, जब अनुवांशिक याद रखिएगा जीन्स गुण जैसे क्या है, आँख, कान, रंग, चिंतन और लंबाई वृद्धि आदि को हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं, ठीक है, आनुवंशिकता कहते हैं। यहाँ पे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी यहाँ ट्रांसफर होने को आनुवंशिकता या फिर वंशानुक्रम कहते हैं। यानी जो जीन होता है माता पिता का 30 गुण आते हैं, उनके माता पिता से, उनके माता पिता से, उनके नाना नानी से ये गुण आते हैं, ट्रांसफर होते हैं, उससे कहते हैं आनुवंशिकता या फिर वंशानुक्रम कहते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें इन्वायरमेंट की, पर्यावरण की बात करें तो इस पर अभिप्राय है कि हमारे चारों तरफ जो माहौल है, घर, स्कूल, यहाँ पे परिवार, पड़ोस, भोजन आदि जो है इस पर निर्भर करता है आपका यहाँ पे इन्वायरमेंट। बात करेंगे यहाँ पे मानव विकास, दोनों महत्वपूर्ण योगदान होता है मानव विकास में। जैसे में अगर विकास की बात करें तो इसमें हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का विकास होता है, दोनों को मिलाकर होता है डेवलपमेंट। बात करेंगे यहाँ पे डिफाइनेशन की बात करें तो डगलस के अनुसार की बात करेंगे, डगलस और हॉलन की बात करेंगे तो इन्होंने बताया कि वंशानुक्रम के अंतर्गत सभी रचनाएँ और यहाँ पे भौतिक विशेषताएं और कार्य क्षमताओं का उन्हें अपने माता पिता पूर्वजों से अर्जित होते हैं, जो कि यहाँ पे शामिल होते हैं इसमें। नेक्स्ट हम अगर देखिए ये नेक्स्ट यहाँ पे शामिल होता है यानी उनके गुणों की बात कर रहा है। यहाँ पे यहाँ पे बेनेडिक्टिन के अनुसार माता पिता संतान यहाँ पे कह रहा है कि स्थानांतरित होने वाले कह रहे हैं कि वाले गुणों को यहाँ पे अनुसरण क्रम कहते हैं। जैसे माता पिता से डायरेक्ट जो गुण आ जाते हैं उसे कहा जाता है। जेम्स डिवर के अनुसार माता पिता के शारीरिक और मानसिक विकास के यहाँ पे विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण माने गुण आ जाना होना यहाँ पे वंशानुक्रम कहलाता है। वुडवर्थ के अनुसार वातावरण में सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं, उन्होंने व्यक्तियों को जीवन आरंभ करने के लिए यहाँ पे प्रभावित करता है, यानी वातावरण से आता है। बात करेंगे यहाँ पे लिंग की, अगर यहाँ पे XY है तो लड़का होगा, अगर XX है तो क्या होगी, लड़की होगी, ठीक है। हमारे शरीर में दो तरह के यहाँ पे सेक्स यहाँ पे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जैसे में XY, ठीक है। टोटल क्रोमोसोम की यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे 46 होते हैं। जोड़े कितने बनते हैं, यहाँ पे 23, यानी माता पिता से 23 आएंगे और यहाँ पे माता से 23 आएंगे और पिता से 23 आएंगे, ठीक है, इतना याद रखिएगा। महत्वपूर्ण सिद्धांत की अगर बात करते हो, प्रत्यागमन का सिद्धांत की बात करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। करा विपरीत गुणों का उत्पन्न होने या फिर तेजी से बढ़ने पर माता पिता में कम बुद्धि वाले बच्चे हो जाते हैं। इससे कम बुद्धि वाले तेज बुद्धि वाले बच्चों के साथ बैठने से क्या है, उनके गुणों को में विकास होता है। गाल्टन के अनुसार ये सिद्धांत जो है, इनके अनुसार जब बच्चे में गुण जो होता है पिछली पीढ़ी से ट्रांसफर हो जाते हैं तो दादा दादी या फिर होते हैं, तो ये गाल्टन का सिद्धांत या फिर जीव गणना सिद्धांत कहलाता है। यानी डायरेक्ट जो अपने पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ जाते हैं उसे कहते हैं। बीजमैन का सिद्धांत की बात करें तो इनके अनुसार माता पिता से जो प्राप्त होते हैं बीज कोष, उसे कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है। ये दूसरी पीढ़ी में चलते रहते हैं, निरंतर चलता रहता है। यानी ग्रेगर जॉन मेंटल
की बात करें, अनुसरण का जनक इन्हें माना जाता है। ठीक है, ये इन्होंने कहा है कि उन्होंने मटर पे यहाँ पे प्रयोग किया था और प्रयोग में आनुवंशिकता के नियम को इन्होंने निर्धारित किया था। बात करेंगे भाषा और चिंतन की, जो कि आपके 1 नंबर देके जाएंगे यहाँ से। भाषा और चिंतन की बात करें तो अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने की भाषा कहलाती है। भाषा विचारों में गहरा संबंध होता है। ठीक है, भाषा के विचारों में क्या होता है, गहरा संबंध होता है भाषा और विचार में। भाषा संप्रेषण विचारों को एक दूसरे से पहुंचाने में एक अच्छा साधन है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार 3 होते हैं, मौखिक, लिखित और यहाँ पे सांकेतिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे था, सॉरी यहाँ पे। तो सबसे पहले हम मौखिक यानी ओरल की बात करें, बोलकर अपने विचारों को यहाँ पे आदान प्रदान करना, ये क्या है, आपका मौखिक है। लिखित की बात करें, अपने विचारों को लिख कर दूसरे तक पहुँचाना, जैसे हम पत्र कहते हैं। ठीक है, प्रेम पत्र कहते हैं, उसे हम लिखित यहाँ पे कह सकते हैं। विचारों को पहुँचाना, ये है लिखित आपका प्रकार, भाषा के प्रकार। और सांकेतिक जो होता है, संकेतों जैसे प्रतीकों के माध्यम से बताना। ठीक है, ये आपका आदान प्रदान करना, ये भाषा के प्रकार हैं। तो भाषा प्रकार 3 होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। आप लोगों ने जान लिया। अब बात करेंगे भाषा का स्वरूप, यहाँ पे स्वभाव एवं क्रम। ठीक है, मनोविज्ञानी के अनुसार क्रम क्या है, सबसे पहले बालक क्या करता है, सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। शुभोपली हम कह सकते हैं इसे, क्या कह सकते हैं, शुभोपली, शुभोपली। ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं, जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, रीडिंग। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। मॉन्टेसरी के अनुसार पहले बालक क्या करता है, सुनता है, फिर बोलता है, फिर लिखता है, फिर इसके बाद क्या करता है, पढ़ता है। मॉन्टेसरी के अनुसार इतना याद रखिएगा। अगर हम बात करें परिपक्वता की बात करेंगे, फिर मैच्योरिटी की बात करेंगे, किसी भी चीज़ पर पूर्ण रूप से विकसित हो जाना परिपक्वता कहलाता है। जैसे में आपने यानी जोड़ कर लिया 4 तो आप परिपक्व हो गए। तो 1 से लेके आपके 9 तक के कितनी भी गिनतियों का डिफरेंट आपको दिया जाए, आप उसे सॉल्व कर लेंगे, तो ये परिपक्वता आ जाती है। भाषा विकास के सिद्धांत की बात करें तो परिपक्वता का सिद्धांत की अगर हम बात करें, परिपक्वता के सिद्धांत में अभिप्राय ये है कि भाषा अवयवों एवं स्वरों के पर नियंत्रण होता है। जैसे में बोलने से जीभ, गला, तालु, ओठ, दंत, स्वर तंत्र आदि परिपक्व हो जाते हैं। भाषा पर अच्छा नियंत्रण हो जाता है। अभिव्यक्ति यानी विचारों का आदान प्रदान अच्छे से होने लगता है। यही क्या है, परिपक्वता का सिद्धांत। अनुबंधन का सिद्धांत की बात करें, किसी वस्तु से जोड़कर बनाना। जैसे में शिशुअवस्था में बच्चों को शब्दों को जानकारी मूर्त यहाँ पे दिखा कर यहाँ पे करते हैं। जैसे में हम बात करेंगे, यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे में जोड़ कर दी जाती है। यदि बच्चों में किसी चीज़ या वस्तु को दिखाया जाता तो बच्चा क्या है, जल्दी सीख लेता है। अनुकरण के सिद्धांत की अगर बात करें, नकल करना सिद्धांत की बात करें तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बालक अपने परिजनों तथा साथियों का भाषा का अनुकरण करके सीखता है। कैसे, करके सीखता है। चोम्स्की के अनुसार की बात करें, चोम्स्की भाषा को जन्मजात मानते हैं, अर्थात बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जो होती है जन्मजात पैदा होती है। यहाँ पे कुदंत करना या फिर रोना सांकेतिक इन्होंने बताया कि चोम्स्की के अनुसार भाषा जो है बालक में जन्मजात होती है। ठीक है, और भाषा के भाग की अगर बात करें, रूप की बात करें, ठीक है, तो स्वनिम होती है, याद रखिएगा क्या होती है, स्वनिम होता है। पहला स्वनिम होता है, रूपीन होता है, वाक्य विन्यास होता है। तो स्वनिम की अगर हम बात करें तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, जिसे हम वर्ड कहते हैं, स्वनिम कहते हैं, जैसे अ, क, ज, प आदि। ठीक है, स्वनिम या रूपीन की बात करें, शब्दों का सबसे छोटा रूपीन का छोटा रूप जो होता है, सबसे छोटा रूप, जैसे में पेन, कापी, ये सब छोटा 2 अक्षरों से मिलकर बना है, तो इसे क्या है, रूपीन कहा जाता है। वाक्य विन्यास की अगर हम बात करें तो भाषा के नियम को वाक्य विन्यास कहते हैं। भाषा को उपयोग करने के नियम वाक्य विन्यास कहते हैं। जैसे में कर्ता ने कर्म को करण से, ये है आपके वाक्य विन्यास। अगर हम बात करें अर्थ विन्यास की, तो वाक्य विन्यास में जो वाक्य दिया जाता है उसका अर्थ सही होना चाहिए, अर्थ विन्यास कहलाते हैं। यानी वाक्य में जो भी सही शब्द है उसको अर्थ विन्यास कहते हैं। जैसे मोहन के पास एक पुस्तक है, सही अर्थ है। ठीक है, मोहन के पास एक पुस्तक, गलत, पूरा नहीं लिखा है, पुस्तक है, लिखना चाहिए था। ठीक है, बात करेंगे चिंतन। अब चिंतन किस प्रकार से, थिंकिंग किस प्रकार से होती है, तो किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो भी विचार उत्पन्न होते हैं वो विचार कहलाते हैं। जैसे में चिंतन का आरंभ समस्या उत्पन्न होने पर होता है तथा समस्या समाधान होने तक चलता रहता है। जैसे कोई समस्या आ गई तो आप चिंतन करेंगे, जब पूर्ण हो जाएगा तो चिंतन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी समस्या आने पर ही चिंतन होगा। चिंतन के प्रकार की बात करें तो स्वलीन चिंतन होगा और यहाँ पे यथार्थवादी चिंतन होगा। तो स्वलीन में क्या होता है, ऐसी कल्पना करना जिसमें कोई वास्तविक स्वरूप ना हो, स्वलीन कहलाता है। और यहाँ पे अर्थवादी चिंतन में ये चिंतन वास्तविक से
संबंधित होता है। जैसे कोई पहाड़ है, अब यहाँ से आपको जाना है तो किस प्रकार से जाएंगे, या तो सीढ़ी लगाएंगे या तो बगल से चले जाएंगे, तो इस प्रकार से होता है। टाइप आप यहाँ पे रियलिस्टिक थिंकिंग की बात करेंगे, यानी अभिसारी चिंतन की बात करेंगे। ये समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित होती हैं, समस्या का एक ही समाधान होता है। जैसे भारत की राजधानी कहाँ है, अभिसारी की बात किया जाए तो बधा बधाया प्रश्न होता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। इसके द्वारा खोजा गया समाधान बंद अंत वाला होता है, यानी 4 ऑप्शन दे दिए गए, एक ऑप्शन सही है, आपने बता दिया, गलत और सही पे निर्भर हो गया। और जो अपसारी चिंतन होता है किसी भी प्रकार से होता है। जैसे हमने पूछ दिया कि आप दिल्ली कैसे जाएंगे, तो किसी भी प्रकार से जा सकते हैं, जहाज से जा सकते हैं, बाइक से जा सकते हैं, कार से, ट्रेन से, किसी भी प्रकार से जा सकते हैं। तो अपसारी चिंतन की समस्याओं में एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होता है, ये समस्या कल्पना शक्ति पर क्या होती है, निर्धारित होती है। यहाँ पे कह रहा है सृजनात्मकता का प्रयोग करके कई प्रकार के हल किए जा सकते हैं, जैसे दिल्ली की विशेषताओं का वर्णन करना, इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान मुक्त अंत वाला होता है, ठीक है। आलोचनात्मक चिंतन की बात करें तो आलोचनात्मक चिंतन जो होता है गुण दोष को देखते हुए किसी बात को स्वीकार करना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। नेक्स्ट आपका चिंतन के प्रकार क्या है, चिंतन के सामान्य प्रकार। यहाँ पे प्रत्याक्षात्मक यानी कह सकते हैं जो आपके समस्त हो, और यहाँ पे प्रत्यात्मक जो आपके चीज़ें दिखाई न देती हो। प्रत्याक्षात्मक चिंतन में क्या होता है, जो चीज़ें दिखाई देती है उसके बारे में चिंतन करना प्रत्याक्षात्मक कहलाता है। चिंतन निम्न स्तर तक होता है। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे प्रत्यात्मक चिंतन जो होता है, जो चीज़ें दिखाई न देती है उसके बारे में विचार करना चिंतन कहलाती है। काल्पनिक चिंतन की बात करें, पूर्व अनुभवों पर आधार पर जो हम कल्पना करते हैं उसे क्या कहते हैं, काल्पनिक चिंतन कहते हैं। तार्किक चिंतन की अगर बात करें तो किसी चीज़ या वस्तु के बारे में तर्क करना, विचार करना तार्किक चिंतन का अंतर्गत आता है। ये चिंतन सर्वोत्तम तरीका होता है आपका तार्किक चिंतन करने का। नेक्स्ट है आपका समाजीकरण। समाजीकरण की अगर हम बात करें तो समाजीकरण ये एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा यहाँ पे मानव समाज द्वारा सीखता है और ये पूरे जीवन भर चलता रहता है। जैसे समाज में आपकी कौन सी संस्कृति, कौन सा धर्म, कौन सा पालन हो रहा है, इस पे निर्भर करता है। आगे बढ़ेंगे पे समाजीकरण की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो पालन पोषण की अगर हम बात करें तो बालक के समाजीकरण में पालन पोषण का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर बच्चे का पालन पोषण अच्छे तरीके से नहीं होता है तो बच्चा क्या है, समाज के साथ समायोजन करने में कठिनाई महसूस करता है। सहयोग की बात करें तो बच्चा समाज के सहयोग से ही समाज का हिस्सा बन पाता है। जैसे में इसे बालक के साथ अन्य व्यक्तियों का सहयोग कर पाता है, जैसे जैसे वे दूसरों के साथ खेलता है, सहयोग प्रदान करता है। अनुकरण की बात करेंगे तो अनुकरण का अर्थ होता है नकल करके सीखना। बच्चों को बड़ों बातों पर अनुकरण करना सीखना होता है, समाज का एक हिस्सा होता है। पुरस्कार की बात करें, पुरस्कार और दंड की बात करें तो जब बालक समाज के आदर्शों तथा मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करता है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। इसके विपरीत जब बालक सामाजिक व्यवहार करता है तो उसे दंड मिलता है, उसके भय से ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होता है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है। अगली क्लास जो होगी यहाँ से शुरू होगी, समाजीकरण के इकाइयों के प्रकार। ठीक है, यहाँ से चलेगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर क्लास बेहतर लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।